फाउंडेशन फाउंडेशन फाउंडेशन। जब भी हम फाउंडेशन करने के लिए साइट को जाते हैं तो उधर के जो मिस्त्री लोग रहते हैं तो वो मिस्त्री लोग हमको बोलते रहते हैं, उनको ऐसा फील होता रहता है कि साला हम इंजीनियर से भी बढ़ के हैं। सच में वो इंजीनियर से भी बढ़ के हैं कि बोले तो साइट पे वो काम करते रहते हैं। उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। इतना कि टेक्निकल नॉलेज उसको नहीं रहता है, टेक्निकल नॉलेज हमको रहता है एज ए सिविल इंजीनियर। तो हम लोग उसको प्रॉपरली गाइड करना चाहिए। जब भी हम गाइड करते वक्त अगर फ्रेशर रहा सिविल इंजीनियर तो उसके संपर्क में अगर ये मिस्त्री आ गया तो उधर बातचीत कैसा चलता है कि मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। फाउंडेशन जब भी हम कंस्ट्रक्शन टाइम में फ्रेश सिविल इंजीनियर और मिस्त्री जुड़ गया उधर, तो बात क्या बोलता है मिस्त्री, सर आप क्यों इतना पैसे खर्च कर रहे हो फाउंडेशन के अंदर, साला उतना फिजूल का वो स्टील डाल रहे, फिजूल का वो पीसीसी बेड डाल रहे, फिजूल का उतना सरिया डाल रहे, तो उतना डालने का भी जरूरत नहीं है, फालतू में वो पैसा वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे बोलने वाले मिस्त्री लोग रहते हैं। तो ऐसे मिस्त्रियों के बात में मत फंसेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव किरण। आप सब लोगों को स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल के अंदर सर्विंग इन सिविल इंजीनियरिंग। तो हमारा टॉपिक जो है आज के टॉपिक फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन जो हम बोलते हैं, तो फाउंडेशन का मेन डेफिनेशन क्या है? फाउंडेशन जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बिलो द ग्राउंड लेवल, तो उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन लेवल के अंदर हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या रहता है, मेन मैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में बात करता हूँ। ओके, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर मेन कंपोनेंट्स क्या क्या आता है फाउंडेशन के अंदर? फर्स्ट जो आता है मेन फुटिंग आता है, फिर बाद में कॉलम आता है, राइट। तो ये होने के बाद उधर और एक आता है कि वो बेसमेंट। ओके, तो बेसमेंट होने के बाद आपको एक प्लिंथ बीम आता है। तो ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा। जब भी आपका बेसमेंट हो गया तो ऊपर ही जो आपका जो आता है प्लिंथ लेवल आता है, तो वो अबव दी ग्राउंड सरफेस हो जाएगा। तो हम फोकस करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर सिर्फ फाउंडेशन के ऊपर। तो ये फाउंडेशन जब भी हम कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो फर्स्ट थिंग इज हम क्या करते हैं, हम एक फुटिंग डालना चाहते हैं, राइट। तो फुटिंग में भी बहुत वेराइटीज ऑफ फुटिंग्स है, राइट। तो हम फुटिंग्स के अंदर अगर डिस्कस करते बैठे ना, हाफ एन आवर इसका वीडियो चलेगा। तो मैं ज़्यादातर डिस्कस नहीं करूँगा। सिंपल थिंग इज मैं जो भी मैक्सिमम जो फुटिंग हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन के लिए, तो वही उसके बारे में ही हम बात करेंगे। और टाइप्स ऑफ फुटिंग्स वो सब चाहिए तो आप बैकग्राउंड के पीछे ही आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ फुटिंग सब बहुत सारे हैं। तो वो जो भी आप रेफरेंस चाहते हो आप रेफर कर सकते हो। तो हम आज के इस टॉपिक के अंदर हम जस्ट आइसोलेटेड फुटिंग के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो आइसोलेटेड फुटिंग क्या है? ये आइसोलेटेड फुटिंग बोले तो आपको पता है कोविड टाइम में सब लोगों को आइसोलेट करते रहते हैं। सिमिलरली इसमें भी कॉलम को हम आइसोलेट करके हम डालते हैं। तो आइसोलेट बोले तो क्या है, सिंगल सिंगल कॉलम डालते जाते हैं। ओके, सो सिंगल सिंगल फुटिंग, फुटिंग और कॉलम जो भी बोलिए आप, क्यों बोले तो ये दोनों जुड़ा ही रहता है साथ में। तो हम स्टार्टिंग में जो भी हम डिग करते हैं, समझ लीजिए आपका फुटिंग का साइज है 4x4, 4 फीट बाय 4 फीट। तो आपको कितना खुदाई करना चाहिए? 5 फीट बाय 5 फीट। तो उतना आपका उतना स्क्वायर रहना चाहिए। ओके, तब जाके आप क्या करना चाहिए, ये फॉर्म वर्क करना चाहिए। तो वो फॉर्म वर्क के अंदर आपका स्टील का मेश बिछाना चाहिए। तो ये स्टील मेश बिछाने से पहले आप क्या करना चाहिए, पीसीसी बेड डालना चाहिए। पीसीसी बेड इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग इसको मिस करते हैं। पीसीसी बेड डालने के लिए वो डायरेक्टली क्या करते हैं, सीधा मेश डालते हैं और उसके ऊपर कॉलम खड़ा करा देते हैं। तो वो बहुत ही रॉन्ग प्रोसीजर है। पीसीसी बेड क्यों डालते हैं, उसका रीजन क्या है कि जब भी हम पीसीसी बेड डालते हैं, डालने के बाद उसके ऊपर हम स्टील का मेश डालते हैं, राइट। तो वो स्टील का मेश और कॉलम का जो स्टील है वो दोनों एक को एक कनेक्टेड रहता है। ओके, और ये स्टील का मेश अगर डायरेक्ट ग्राउंड को कांटेक्ट में रहा तो क्या होगा, ये स्टील का जो मेश जो है वो रस्ट हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी जुड़ा हुआ है
वो पूरा स्टील को पूरा रस्ट कर देगा। ओके, और उसका जो भी स्टील का जो भी स्ट्रेंथ है वो पूरा टोटली डिक्रीज करके 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 एक दिन आपका बिल्डिंग फेलियर हो जाएगा। तो इतना डेंजरस रहता है, आपको लगता है उतना मिनिमम, वो आगे जाके उतना ही डेंजरस होगा। तो उसके वास्ते हम फर्स्ट थिंग क्या करना चाहिए, एक पीसीसी बेड डालना चाहिए। पीसीसी बेड बोले तो क्या, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्यों डालना चाहिए, क्यों बोले तो वो जो भी आप स्टील का मेश डालते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए जमीन के साथ। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, पीसीसी बेड डालते हैं। ओके, डालने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट वो पीसीसी बेड के ऊपर हम एक फॉर्मवर्क डालते हैं। क्यों बोले तो वो मेश जो भी आप डालते हो तो वो मेश के साथ जो भी आप कंक्रीट फिल करते हो वही सर्कमस्टेंसेस में रहना चाहिए वो कंक्रीट। तो वो डालने के बाद फिर बाद में क्या है, एज यूजुअल प्रोसीजर रहता है। ओके, तो ये रहा, ये मेन फंडा रहता है। ओके, ज़्यादातर पीसीसी बेड नहीं डालते हैं, डायरेक्टली वो स्टील बिछाते हैं और डायरेक्ट कॉलम ये फुटिंग कैस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही रॉन्ग प्रोसीजर है। ओके, तो हम नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोलेटेड फुटिंग में बहुत सारे फुटिंग्स आता है, राइट। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट पैड फाउंडेशन रहता है, पैड फुटिंग रहता है, सेकंड स्टेप्ड फुटिंग रहता है, और थर्ड स्लोप्ड फुटिंग रहता है। ये तीन मेन फुटिंग रहता है आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैड फाउंडेशन पैड फुटिंग करते हैं। तो ये पैड फुटिंग में क्या है, मैं जो बात किया अभी जस्ट सेम टू सेम वैसे ही रहता है। और ये पैड फुटिंग में भी आपको जो मेश आप डालते हो बॉटम में, वैसे ही टॉप में भी मेश डालते हैं, लाइक बॉक्स जैसा बनता है मेश। ओके, बॉक्स मेश बोलते हैं उसको, बॉक्स। तो वो बॉक्स के साथ ही वो कनेक्टेड रहता है। वो बॉक्स का क्यों डालते हैं बोले तो वो जो भी हम स्टील डालते हैं वो इन रेजिस्टेंस टू शेयर फोर्स के लिए हम वो स्टील भिजाते हैं, राइट। तो वो स्टील के साथ और एक स्टील का जो मेश डालते हैं टॉप में भी, तो वो जो बॉक्स जैसा फॉर्म होता है, तो वैसा टाइप का अगर आपका फुटिंग रहा तो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। ओके, बहुत ही स्ट्रांग रहता है। इन फ्यूचर में वो कोलैप्स होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है कंपेयर टू हम जो सिंगल मेश डालते हैं। डबल मेश डाले ना, उधर बहुत ही ताकत रहेगा। ओके, तो ऐसा रहता है। ये सब पैड फाउंडेशन पैड फुटिंग में ही रहता है। ओके, नेक्स्ट जो हम करते हैं स्टेप्ड फुटिंग। ये स्टेप्ड फुटिंग ये स्टेप्ड फुटिंग क्यों करते हैं, क्यों बोले तो आपका अगर कॉलम का डायमेंशन बहुत ही लंबा रहा, मोटा रहा, उस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एक स्टेप्ड फुटिंग करते हैं। और एज वेल एज स्लोप्ड फुटिंग भी वैसे ही हम करते हैं। तो स्लोप्ड फुटिंग में भी क्या है, सिंगल मेश में भी आप काम कर सकते हो, डबल मेश में भी आप काम कर सकते हो। जो भी आपका कॉलम का जो लोड ट्रांसफर जो होता है वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होके सीधा जाके ग्राउंड स्टार्टअप पे जाके लगेगा। तो ये सब रहता है। ओके, और और बहुत सारे वेराइटीज ऑफ फुटिंग्स है, कंबाइंड फुटिंग है, वो सब है। तो वो हम कभी ना कभी एक वीडियो के अंदर मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो बिफोर दैट आज के वीडियो ख़त्म होने से पहले और एक छोटा सा एक फुटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक्सेंट्रिक फुटिंग भी बोलते हैं और आप शू फुटिंग भी बोलते हैं। शू फुटिंग जो है, जो भी अगर आपका जो एरिया है दूसरे साइड के साथ टच हुआ है और आपका जो भी कॉलम्स है उसके साथ वो जो सर्कमस्टेंसेस में भी आ रहा है एग्जैक्टली, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आप उधर शू फुटिंग डालते हो। शू फुटिंग भी बोल सकते हैं, एक्सेंट्रिक फुटिंग भी बोल सकते हैं। मैं क्यों शू फुटिंग बोलता हूँ, क्यों बोले तो आप जब भी आप शूज पहनते हो तो एक पाँव ऐसा रहता है, राइट, और ये जो रहता है शू तो ऐसा रहता है। तो उसका जो डायग्राम है उसके साथ मैच होता है ये, तो उसके लिए हम शू फुटिंग बोलते हैं। तो वो शू फुटिंग हम एंड एंड पे डालते हैं। कहाँ कहाँ पे, जहाँ हमारा जो जगह हमारे अंडर नहीं रहता है। तो वैसा पॉइंट में अगर वन साइड अगर आप फुटिंग डाल रहे हो तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको शू फुटिंग डालना ही चाहिए। ओके, तो ये शू फुटिंग डालने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना कि आपको जो नीचे का जो इंटरलॉकिंग जो देते हैं, कॉलम का इंटरलॉकिंग, वो प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा। ओके, और जो भी लो ट्रांसफर जो भी है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्यों बोले तो आपका जो
कॉलम ऐसा रहता है, वो उसके ऊपर जब भी लोड गिरता है तो ऐसा झुकने का कोशिश करता है, राइट। अगर सामने ऐसा शूज रहा तो उधर उसको स्ट्रेंथ देता है, ओवरटर्न करना नहीं देता है। बोले तो ओवरटर्न करने के लिए वो रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ऐसा सब है उसका सर्कमस्टेंसेस। तो आप शू फुटिंग डाले तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वन साइड ही आप डाल सकते हो और ऐसा करके आपका आइसोलेटेड फुटिंग सक्सेसफुली आप कर सकते हो। इतना कि आज के इस टॉपिक में अंदर आज जब भी आप आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में सोचते हो, उसके अंदर आप डबल मेश भी बना सकते हो, सिंगल मेश का भी बना सकते हो, बेस्ड अपॉन आपका डिजाइन। ओके, और डिजाइन भी कैसा उसके ऊपर कैलकुलेशन रहेगा कि फर्स्ट आपका जो बिल्डिंग जो रहता है कौन से सॉइल के ऊपर वो ठहरा हुआ है, और वो सॉइल का एसबीसी क्या है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब जानकारी मिलने के बाद आपको पता चलेगा कैसा टाइप का फुटिंग डालना चाहिए। ओके, तो ये सब पीछे आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड के पीछे इतने सारे वेराइटीज ऑफ फुटिंग्स है। ओके, अगर आपका सॉइल बहुत ही लूज रहा तो वो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग सब रहता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, क्यों बोले तो टाइम जो भी है बहुत ही एक्सटेंड होते जा रहा है। जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट में मैं आपको वीडियो शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। मेस्त्री का बात तब सुनो जब सिविल इंजीनियर साइट पे मौजूद रहा, तभी आप उसका बात सुनिएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो के उतना ही बात कर सकता हूँ। धन्यवाद आपका, इधर तक आप वीडियो देखे। और जाते वक्त हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक भी डालिए और ऐसे ही आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू वंस अगेन। और कुछ भी आपको डाउट रहा कमेंट बॉक्स के अंदर आपके लिए खुला खुला है, आप उधर भी मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उधर रिप्लाई करने का। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।